वेस्टर्न प्रोपेगेंडा और वेस्टर्न स्टैंड ये रहा है कि ये अनप्रोवोक्ड इन्वेजन है एक नेबरिंग कंट्री की सॉवरेनिटी को पायमाल करने के लिए। चीन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और कहीं लोग ये कहते हैं, पुरानी तारीख ये बताती है कि जब एक पावर को दूसरी पावर रिप्लेस करने लगती है तो जंग हो जाती। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और पूरा वेस्ट वो एकजुट होके ये उसने तय कर लिया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये होगी कि रूस और चीन को अलग अलग रखें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं, लेकिन वो आज दिल्ली में नहीं है। आज वो अपने वतन मुस्तफाबाद में हैं। वहां से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है और आप तस्वीर में महसूस कर सकते हैं कि वो ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है कि एक पुराने मकान को फिर से बेहतर और नया करने की कोशिश की जा रही है। नकवी साहब से जो बात करेंगे, इश्यूज जो हैं वो हाल ही में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की G20 समिट में मुलाकात हुई है बाली, इंडोनेशिया में। ये ऐसे वक्त में हुई है जब यूक्रेन जंग जारी है और उसकी वजह से उसके बाद दूरियां कुछ बढ़ी थी। ताइवान एक अपनी जगह एक इशू है, लेकिन यूक्रेन जंग में चीन और रूस के साथ है। ये मीटिंग कितनी अहम थी, क्या कुछ था, क्या बात हुई, इस पर बात करेंगे। और वहीं पर एक और वाकया हुआ है। शी जिनपिंग ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उनकी एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो गुस्से में है शी जिनपिंग, और उन्होंने कहा है कि हमारे आपके बाद में जो बात हुई थी हमारे आपके बीच में, वो आपने लीक कर दी, ये अच्छा नहीं किया। इस पर बात करेंगे। और अमेरिका ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए MBS मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी वाले मुकदमे में इम्यूनिटी दे दी है, जिसकी तवक्को थी, उम्मीद थी। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और अपने वतन पहुंचने के बाद भी वक्त दिया, ये हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि ये अमेरिका और चीन के बीच की जो मुलाकात है, इसकी क्या अहमियत है मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो की तब्दीली के दौरान, जिसका आप कई बार इशारा दे चुके हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सामीन को, आपके व्यूअर्स को तस्लीम कहता हूं अपने आबाई घर, आबाई वतन मुस्तफाबाद से। जहां आप पीछे देख रहे हैं, ये इस घर की बोसीदगी आपको इससे जरा सा अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने पुराने हैं और कितने अब हिम्मत कर रहे हैं कि इसको दोबारा, इस इलाके को, एक हिस्सा है जो कि बेहतर है इससे, वहां से हम आपके पास आए हैं पुण्य दिगर लेकर। सवाल है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ली जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनकी G20 की जो समिट हो रही थी बाली, इंडोनेशिया में, जहां पे कि बाली ने और इंडोनेशिया ने अब G20 की सदारत हिंदुस्तान को दे दी है और अगली G20 इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वहां ये दोनों की मीटिंग जो है वो G20 के और तमाम एजेंडे को उसने अपने गोया कब्जे में ले लिया और सारा फोकस इस समिट पे आ गया। ये समिट इसलिए अहम है, कई वजह से अहम है। देखिए, जब से ये सरकार आई है जो बाइडेन की वॉशिंगटन में, और उससे कुछ पहले से,
ये तंजीमें बन रही हैं अमेरिका में कि हमारी पॉलिसी रूस और चीन की तरफ क्या होना चाहिए। एक तरफ तो ये है कि चीन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और कहीं लोग ये कहते हैं, पुरानी तारीख ये बताती है कि जब एक पावर को दूसरी पावर रिप्लेस करने लगती है तो जंग हो जाती। लेकिन ये जंग तो राइजिंग पावर चाइना से नहीं हुई, ये यूक्रेन में तो जंग रूस से हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और पूरा वेस्ट वो एकजुट होके ये उसने तय कर लिया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये होगी कि रूस और चीन को अलग अलग रखें, यानी वहां ले जाएं जहां के किसिंजर ने 1972 में इन रिश्तों को कर दिया था, जबकि एक दरार देखी उसने और किसिंजर वहां बेजिंग पहुंच गया, और बायलैटरल जो कि कोल्ड वॉर में मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में एक तनाव था, उसने उसको एक ट्राइलैटरल बैलेंस ऑफ पावर, बीजिंग, मॉस्को, वॉशिंगटन, बल्कि उसने और से आगे गया, पेंटेंगुलर यानी 5 पॉइंट्स, जापान, यूरोप को भी अगर जोड़ दीजिए तो ये गोया उसका एक वर्ल्ड व्यू था। और वो अभी हाल में ब्रेजेंस्की का इंतकाल हो गया, बड़े थिंकर थे वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के। इन सब का ये था कि भाई इन दोनों को दूर रखो, तब हम एक एक करके निपट लेंगे। 4 फरवरी 2022 को वेस्ट के ऊपर एक कयामत टूट पड़ी। वो क्या? वो ये कि बेजिंग में एक समिट हुई व्लादिमीर पुतिन और ली जिनपिंग की। वहां उसके बाद एक 40 सफ़े की एक मेमोरेंडम तैयार किया गया, और उसको साथ साथ दोनों के बयान ये हुए कि अब हमारी दोस्ती की कोई कोट अनकोट इंतहा नहीं है। कोई भी चीज, यानी हम जो चाहें करें, यानी अगर फर्स्ट के लिए न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, कहा नहीं गया, हर तरह का कोऑपरेशन अब हम कर सकते हैं, ये अनाउंस कर दिया गया। इत्तेफाक की बात यह है कि चीन की रेप्यूटेशन ये है कि वो जब दोस्त एक दफा बना लेता है, मसलन पाकिस्तान चीन का दोस्त है, अब वो हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, दोस्तियों को आसानी से नहीं छोड़ता। अब उसकी दोस्ती हो गई है रूस से। अब क्या हो, उस बीच में कुछ गलत पॉलिसीज, मेरे ख्याल में इसके ऊपर टिप्पणी होगी, डिस्कशन होगा कि ये फॉरेन पॉलिसी किसने डिलीट की। मेरे ख्याल में ये एंथनी ब्लिंकन जो फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं, इनके ऊपर अभी नहीं, आप देखेंगे आगे क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ये पहले ही गए थे एंकरेज, एंकरेज है अलास्का का कैपिटल, वहां ये मिले थे चाइनीज और प्राइम मिनिस्टर थे, वहां भी कुछ ऐसी एग्रेसिव टोन था इनका। और उसके बाद ये इनकी मुलाकात हुई पुतिन से, उसके उसके ऊपर भी इनका टोन बहुत ही एग्रेसिव था ब्लिंकन का। जिसके बाद के एक बहुत नामी CIA के पुराने ऑपरेटिव थे, उनका नाम है ग्रेहम फुलर। ग्रेहम फुलर बहुत पुराने, बहुत नामी CIA के स्पेशलिस्ट थे। उसने एक मजमून लिखा कि हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक ए सुपर पावर स्कॉन्ड, यानी अगर सुपर पावर जब गिरने लगे और लोग उसको टीज करने लगे तो वो ऐसे बिहेव करता है। ये उसका मजमून था फुलर का। तो ये अब दोनों मिल गए, शुरू हुई जंग। अब जंग के दो रुख, एक रियलिटी
एक प्रोपेगेंडा, यानी वेस्ट का टोटल प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया और फ्रंट में आ जाता है। वेस्टर्न प्रोपेगेंडा और वेस्टर्न स्टैंड ये रहा है कि ये अनप्रोवोक्ड इन्वेजन है एक नेबरिंग कंट्री की सॉवरेनिटी को पायमाल करने के लिए। दरअसल दूसरी तरफ से जो अमेरिका के अंदर भी लोग मान रहे हैं वो ये था कि आपने इस जंग को प्रोवोक किया। आप मुस्तकिल कह रहे हैं जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी। आप खड़े हुए हैं वहां दरवाजे पे, आपके फोर्सेस तैयार हैं कि हम जाके मदद करेंगे, इमदाद करेंगे। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि दो व्यूज थे, एक इन्वेजन और एक ये कि प्रोवोकेशन। आपने प्रोवोक किया तो ये खैर, अब वो बात उससे आगे निकल गई है। फिर ये हुआ कि ये जंग खत्म कैसे हो, और ये दोनों मिले हुए हैं। और यहाँ यूरोप के अंदर जो कि प्रोपेगेंडा ये कह रहा था कि ये हमने ऐसा यूरोपियन कोहीजन नहीं देखा, ये भी प्रोपेगेंडा निकला। क्योंकि उधर मैक्रोन साहब ने अपने एम्बेसडर्स को बुला के कह दिया कि अब हम लोगों के हाथ से ये 300 साल की हेजेमनी जा रही है। यानी उनका बिल्कुल बयान है ये, जो छपा और आपके प्रोग्राम में भी आया। सर इटली में सरकार बदल गई, उन्होंने कहा कोई तेल वेल का सिलसिला हम यूक्रेन के साथ खत्म नहीं करेंगे, अरे रूस के साथ खत्म नहीं करेंगे। एक बाकायदा फूट हर जगह मूवमेंट्स खड़े हो गए इस वॉर के खिलाफ। जर्मनी में, फ्रांस में, तो वहां तो फूट हो गई, और यहाँ पुतिन की रेटिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब कैसे रोका जाए इसे? तो इस सिलसिले में ये बहुत ही बड़ी ब्रेक थ्रू है अमेरिकन के लिए। उन्होंने जाके कि भाई एक से मुलाकात कर लो इन दो में से, और हाईएस्ट लेवल पे बाइडेन और ली जिनपिंग, उसमें दो बातें क्लियर हो गई। एक तो ये कि देखिए हम बात आपसे कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ताइवान हमारे लिए एक रेड लाइन है, नॉन नेगोशिएबल। उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, उसके बारे में कोई, वो हमारा हिस्सा है। और आप कहते भी हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी पे यकीन रखते हैं, तो उसकी बात ना हो, नंबर वन। और आगे इस जंग को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में भी बातें हुई होंगी, वो खुल के अभी नहीं आई हैं। मुख्तसरन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बात शुरू हुई। अब अमेरिकन का हिडन एजेंडा इतना हिडन नहीं है, वो जाहिर है ये चाहेंगे कि जितना भी इसको पेंच देके और ढील देके रूस और चीन के बीच में शिगाफ पैदा करें, वो एक उनके यहाँ ये होगा। लेकिन उनके यहाँ किसिंजर, हेनरी किसिंजर, जो कि अब भी 90 प्लस के करीब उसकी उम्र है, लेकिन अब भी वहां का बहुत मोतबर स्ट्रेटेजिक थिंकर माना जाता है। उसने अभी परसों ये बात कही कि देखिए अब आपको दो तीन चीजें करना पड़ेंगी। एक तो ये भूल जाइए, रशिया विल हैव टू बी पार्ट ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी। यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में रूस को लेना जरूरी है। रूस की कैपेसिटी की इन्वेड करके, ये जो एक प्रोपेगेंडा था कि रूस के पास इतनी कुव्वत है तो वो इन्वेड करके पूरे यूरोप को पायमाल कर दे, वो आपने देख लिया कि वो इतनी कुव्वत नहीं है। वो यहाँ पे थोड़ी सी कुनक उन्हें मिली यूक्रेनियंस को अमेरिकन से और यूरोप से, और देखिए जंग अभी अटकी हुई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त अपर हैंड रशियंस का है, यहाँ पे जंग चल रही है। अब क्या है कि चुटपुट में कौन कितनी जमीन ले ले, ताकि आखिर में जो बार्गेन तो सामने मुझे दिखाई दे रही, उस बार्गेन में
इमदाद मिले उस साइड को जिसके पास जमीन ज्यादा है, टेरिटरी ज्यादा, ये अब ये वहां जमीन पे होगा। तो ये अहमियत है इसकी अहमियत कई लेवल्स पे, रूस और चीन के बीच में शिगाफ पैदा करना, चीन से दोस्ती और बढ़ाना। तो आप आगे आगे देखिए, और मजे की बात यह है कि तालमेल दोनों का देखिए कि व्लादिमीर पुतिन इस समिट में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने को एक ये ली जिनपिंग और बाइडेन का खेल होने दिया। हम प्राइम मिनिस्टर वहां गए, बहुत अहम बात थी, और ये उन्होंने गोया अपने हाथ में प्रोटोकॉल ले लिए। अब ये समिट G20 की दिल्ली में होगी। अच्छा, ये आपने है जी जी, आपने अब से पहले हमारे प्रोग्राम में बताया था कि लगता यह है कि जंग बंदी की तैयारी है, खेरसौन उधर दे दो, बाकी 4 इलाके जो ऑलरेडी अनेक्स किए जा चुके हैं वो भूल जाओ, रूस के साथ आ गए। और इस वक्त ये जो मीटिंग हुई, ये तकरीबन क्या आयरन आउट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, क्या वो तकरीबन फाइनल चैनल में बातें शुरू हो गई हैं, बैक चैनल्स में बातें शुरू हो गई हैं, और बातों में यह है कि किस तरह से सीज फायर लाया जाए। यहां तक कि जेलेंस्की प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन का, अब उस देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। एक जगह है खेरसान, वो जो उनकी दीना नदी है उसके वेस्ट पे है, यानी यूक्रेन की तरफ है, रूस की तरफ नहीं है। वहां रूस की फौजें थी। अच्छा, इन्होंने ये कह दिया कि जब तक कि हम खेरसौन को खाली नहीं करा लेंगे, हम पीस टॉक्स नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा, रूसियों ने, उनके जनरल ने, कि भाई यहाँ पे इस शहर को प्रोटेक्ट करना नामुमकिन सा हो गया है, लिहाजा हम अपनी फोर्सेस यहां से विड्रॉ कर लें। तो ना हींग लगी ना फिटकरी, और रंग चोखे, इनका काम भी हो गया, उनका काम भी हो गया। यानी आप जो ये कह रहे थे कि अगर हम खरसौन ले लेंगे तो हम बात करने के लिए राजी हो जाएंगे, वो कंडीशन अब पूरी हो गई है। अब छोटी छोटे अभी ये ना समझिए कि कल खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन खेल के खात्मे का की पूरी तैयारी है। अच्छा नकवी साहब, एक बाली से ही एक वीडियो वायरल हुई जिसमें शी जिनपिंग कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे आपके बीच में बात हुई थी उसे आपने लीक कर दिया। वो क्या कुछ हो सकता है, कनाडा का रोल क्या कुछ है इस पूरे खेल में, यहाँ जो खासतौर पर यूक्रेन जंग के सिलसिले में? देखिए, अब मुझे तो मालूम नहीं है कि किस बात पे ये नाराजगी है। एक तो ये है कि कनाडा के पास कुछ पार्ट्स हैं जो कि कनाडा मुहैया करता है रूस को, जिससे कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 जिसको कि सैबोटाज से खराब किया गया, उसमें शिगाफ डाले गए, उसको ठीक करने के लिए इनके पास है। हो सकता है इसमें चीन ने कुछ बात उनसे कही हो, और अगर वो बात उनसे कही कि भाई ये जो पार्ट्स हैं ये मुहैया कर दो, और ये बिल्कुल कयास आ रही है मेरी, ये बिल्कुल गलत हो सकती है कि मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, जो मैं इस वक्त कह रहा हूं इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, मैं गेस कर रहा हूं। हो सकता है ये हो, वरना कोई बायलैटरल किस्सा हो चीन और ऑटोवा का, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये इन तीनों के बीच में है, रूस, चीन, ऑटोवा, इसके अलावा नहीं। अच्छा, एक खबर आई है अमेरिका से कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को इम्यूनिटी दे दी है, ये कहते हुए कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट हैं, इसलिए एक इंटरनेशनल कानून है उसके तहत जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में वो उन्हें इम्यूनिटी है। और इसी बीच में ये मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हैं इंडोनेशिया, और बहुत से लीडर से आज और कल मिल रहे हैं, बाकायदा कई लीडर्स से मिले हैं। तो ये ऐसे वक्त में ये ऐलान इसके क्या मानी है? और अब से पहले हमने अमेरिका को जमाल खाशोगी के मामले में जो बाइडेन की नाराजगी भी देखी है,
और शीरीन अबू अक्ले वाले मामले में भी, जो फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट इजराइल ने जिसका कत्ल किया है, उस वाले मामले में भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ रोल है मीडिया, अमेरिका। इस ताल्लुक से क्या कुछ है मीडिया के सिलसिले में, अमेरिका की ये हुकूमत के ये इस किस्म का जो नजर आ रहा है वो क्या है? काजमी साहब, ये खशोगी के मामले में मोहम्मद बिन सलमान को बिल्कुल छूट दे देना, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा खशोगी की कि अब उसका दूसरा मर्डर हो गया। वो समझ रही थी कि यहाँ कुछ, लेकिन जो पावर्स होती हैं उनमें वो नफ्सियात, सेंटिमेंट्स, इमोशंस इनमें नहीं पड़ती, वो सेल्फ इंटरेस्ट देखती हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इस वक्त अमेरिका का बिल्कुल वही जो जो बाली में दिखाई दिया, इसमें एक पूरा कोर्स करेक्शन मुझे दिख रहा है। यानी मैंने आपसे बताया था कि एंकरेज अलास्का में और पुतिन के साथ जो एक एग्रेसिव इब्तिदा थी, जो कि यूक्रेन में जाके तब्दील हुई, अब मैं देख रहा हूं कि उसको करेक्ट किया जा रहा है। अब एक एक करके चीन से यहाँ, अब आपने देखा था बीच में मोहम्मद बिन सुल्तान यानी सलमान, उनमें और अमेरिका के बीच में कशीदगी थी। वो ये था कि अब वो दूसरे कैंप में चले गए हैं। इससे ये लग रहा था कि अमेरिका की कमजोरी लोगों की समझ में आ गई है कि अब भाई ये वो तिल हैं जिनमें उतने तेल नहीं है, इतना तेल नहीं है जितना हम समझते थे। तो ये लिहाजा इसको मिनिमाइज करना, इस एक इतना बड़ा, यानी आपका कम से कम 60 साल पुराना अरेंजमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, जो इतने और सीक्रेट है और टॉप सीक्रेट है, उसमें वो छोड़ के आपको निकल जाए, तो इसको भी करेक्ट करना उनके लिए जरूरी है। तो इस वक्त जो मैं देखता हूं, बाली से लेके रियाद तक, ये अमेरिका का कोर्स करेक्शन है। जो गलतियां उन्होंने की हैं पिछले 8 महीने में अपने फॉरेन पॉलिसी के एरिया में, उसका ये कोर्स करेक्शन है। और मैंने आपको परसों ये जब किसिंजर को सुना, वो भी कह रहा है कि अब मैं ज्यादा ऑब्जेक्ट, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। जो पेसिमिज्म थी इस फॉरेन पॉलिसी के कंडक्ट पे, अब वो पेसिमिज्म मेरी भी कम हो गई। यानी ये कोर्स करेक्शन जो है ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत एक तरह से तब्दीली है, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक तब्दीली है फॉरेन पॉलिसी में। अच्छा, आखिर में चलते चलते थोड़ा सा जिक्र हो जाए, क्योंकि आप सीरिया भी कई बार गए हैं। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त दिल्ली आए हुए हैं। जी फैसल मिकदाद साहब 3 दिन के दौरे पर हैं। काफी अहम लगता है। आपको क्या लगता है, सीरिया इंडिया के ताल्लुकात अब कहाँ हैं, और ये फॉरेन मिनिस्टर की विजिट कितनी मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे भी इनविटेशन था कि मैं मीटिंग में इनसे मुलाकात होगी, तो वो मैं बहरहाल यहाँ मुस्तफाबाद आ गया, जहाँ जिसकी वजह से मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। आपको अगली मीटिंग में, अगली जब हमारी आपकी वार्ता होगी, तो उसमें अंदर क्या बातें हुई वो मैं ज्यादा मुअतबर तरीके से बता सकूंगा। अभी मेरा गेस ये है कि जाहिर है दुनिया में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग होने वाली है। हिंदुस्तान की छवि फॉरेन पॉलिसी में बहुत, यानी फॉरेन अफेयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ी है। यानी अब इस वक्त दुनिया को हर तरह की इमदाद वेस्ट देने को तैयार है, ताकि वो चीन के बरक्स एक कुव्वत बन के खड़ी हो जाए। अब देखिए, यहां भी इंटेंशन वही है जो कि रूस और चीन के बीच में है। यानी इस खलिश को तैयार जारी रखो, ताकि ऐसा ना हो कि अभी यूक्रेन वॉर में
हिंदुस्तान ने जो न्यूट्रलिटी इख्तियार की है, इस न्यूट्रलिटी में ये कहीं हमारे हाथ से सरक न जाए। तो लिहाजा इस वक्त सबसे हमारा अच्छा दोस्त चीन इसलिए नहीं है कि वो हमारा दोस्त है, क्योंकि उसकी रकाबत की वजह से और सब हमारे दोस्त हुए जा रहे हैं। हाँ। ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स की बिलियर्ड्स है, ये उसको समझने की और उससे तफरी लेने का एक तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने दिल्ली से दूर रहते हुए अपने वतन में भी वक्त दिया हमारे लिए, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो देखने वाले हैं वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। अक्सर कमेंट्स में जो बातें आती हैं उससे लगता है कि वाकई बहुत कुछ दिलचस्पी से देखा और सुना जा रहा है। आपके जिस तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स को सादा जबान में आप समझाते हैं वो बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। आज बहुत ही अहम बात जो निकल कर आई वो ये कि अमेरिका अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बाली में हो या रियाद में हो। और अपने चीन, ईरान में क्या होता है, जी जी, ये भी एक देखने का वक्त होगा, ये भी एक देखना होगा कि क्या कुछ सूरत हाल बनती है। आप अगली बार जब आप दिल्ली में होंगे और तफसील से कुछ बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।